नमस्कार, मैं झुंझुनू से डॉक्टर भावना शर्मा और आज मैं न्यूज़क्यू इंडिया चैनल पर आई हूँ और हम बात करेंगे कोरोना संकट और मज़दूर की व्यवस्था पर। बड़ा हास्यप्रद है कि जो भारत की नींव है, जो भारत का भाग्य विधाता है, उन मजबूरों की बात हमें आज कहीं कविता के माध्यम से करनी पड़ रही है, कहीं लेख के माध्यम से करनी पड़ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि 15 अगस्त 1947 के बाद ये एक ऐतिहासिक क्षण है कि भारत में ही रहने वाले मजदूर भारत में ही प्रवासी हो गए? कहते हैं कि जो मजदूर जिसे गणेश मानकर पूजा करते हैं, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे किसी कल कारखाने का निर्माण हो, उस मजदूर की पूजा की जाती है, उस विश्वकर्मा की पूजा की जाती है, उसे विश्वकर्मा माना जाता है। वह मजदूर बड़ा बेसहारा है, बड़ा तकदीर का मारा है, सड़क पर बसरने वाला, कभी ट्रेन से कटने वाला, कभी सफ़ेद पोश है तो कभी भूखा नंगा मजदूर। आखिर हम कौन से मजदूर की बात करें? जो एक कोने से दूसरे कोने कमाने आ गया वह मजदूर, जो गांव से शहर पलायन करने आ गया वह मजदूर। आखिर कौन सा मजदूर? कोरोना ने देखा जाए हमें हकीकत से रूबरू करवाया। आज जो व्यक्ति गांव छोड़कर शहर में कमाने के उद्देश्य से बैठा है, उसे नहीं पता कि क्या स्थिति है। लेकिन अचानक से जो आपातकाल लगता है, अचानक से जो ये पीड़ा बरसती है, ये कहर बरसता है, समझ में नहीं आता कि वह मजदूर अचानक से कहाँ जाए। कहते हैं कि जख्म क्यों दिए जब मरहम दे न सके, जख्म क्यों दिए जब मरहम दे न सके, गम भी क्यों दिए जब गम न ले सके। वो मज़दूर हेल्पर के रूप में हमारे साथ दिन रात काम कर रहा था, हमारा एक काम उनके बिना नहीं हो रहा था। लेकिन लॉकडाउन लगता है, वह मज़दूर अचानक बाहर का हो जाता है। कोई राजस्थान का हो जाता है, कोई बिहार का हो जाता है, कोई उत्तर प्रदेश का हो जाता है, कोई मणिपुर का हो जाता है, कोई मेघालय का हो जाता है, भारत का नहीं रहता। आखिर क्यों ये संवेदनहीनता क्यों? माना कि कोरोना संकट अचानक से आया, लॉकडाउन अचानक से लागू करना पड़ा, लेकिन क्या सरकार के पास इतना वक्त नहीं था कि इस मजदूरों की जो एक आनन फानन में थोड़ी व्यवस्था की जा सके? क्या उन्हें ये नहीं पता था कि ये लॉकडाउन लंबा चलने वाला है? आज हमारे पास इतने प्रशिक्षित प्रशासनिक मिशनरी होती है, राजनेता होते हैं, सारी सुविधाएं होती है, लेकिन कहीं आपको ये नहीं लगता कि हम मज़दूर को एक बार भूल ही गए थे? मज़दूरों को हमने कर दिया कि पूरी तनख्वाह देंगे। ना कितना हास्यप्रद है, हम पूरी तनख्वाह देंगे मज़दूरों को रखेंगे, काम हम करवाएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो मझोले उद्योग है, जो खुद लोन की उधार की अर्थव्यवस्था पर चल रहे हैं, वे क्या खुद खाएंगे या क्या खुद खिला देंगे? ऐसा नहीं है। भामाशाह भी खूब सामने आए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं भी हुई है। मैं सरकार की नाकामियों पर कोई बात नहीं करना चाहती, सरकार कोई नाकाम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक योजक कड़ी थी उसमें हम विफल हुए हैं। ऐसा क्या हुआ कि मज़दूरों को अचानक से बाहर जाना पड़ रहा, या उसको अचानक से वो जगह असुरक्षित लगने लगी? अचानक से जो संवेदनशीलता थी वो ख़त्म हो गई, संवादहीनता आ गई। क्यों चोरी छिपे मजदूर निकलने लगा? आज हम बात करते हैं सरकार की सुविधा की। सरकार सुविधा दे रही है, सारी व्यवस्थाएं हो रही है, तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती थी कि या तो वो मजदूर वहाँ सुरक्षित रहे, या फिर लॉकडाउन शुरू होता है तो उससे पहले मजदूर की व्यवस्था की जाए? हालांकि इसमें मैं राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मज़दूरों की पीड़ा समझी और मज़दूरों को पहुँचाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की। और हम लोगों ने भी बहुत सारे प्रयास किए कि मज़दूर सही जगह गंतव्य पर पहुँच जाए।
और सही गंतव्य पहुंचाने के लिए मतलब जो भी प्रयास हो सकता था भामाशाहों ने झोली भरी। इधर जो रोडवेज व्यवस्था है उन्होंने अपनी सारी व्यवस्थाएं की, इधर परिवहन विभाग उन्होंने व्यवस्थाएं की, इधर स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने उनका जो फिजिकल टेस्ट वगैरह जो सारी व्यवस्थाएं की। पुलिस प्रशासन है उनकी सुरक्षा में चाक चौबंद रहा। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक योजक कड़ी गायब थी जो इन सबको जोड़ सकती थी। कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस, कहीं ना कहीं एक लोगों में लगाव कोरोना संकट ने जो ख़त्म किया है वो सबसे बड़ी चीज़ है। लोगों का परस्पर लगाव को ख़त्म किया है, परस्पर प्रेम को ख़त्म किया है। और ये एक ऐसा पड़ाव है मानवीयता के क्षेत्र में कि हम एक दूसरे के प्रति इतने अविश्वस्त हो गए कि पता नहीं वो व्यक्ति वहाँ से आया है और पता नहीं क्या हो जाएगा। आज जो परिस्थितियाँ हैं उस परिस्थिति में जो 1947 का जो पड़ाव आया है और उस पड़ाव में हमने अगर महसूस किया है तो हमने ये पाया है कि 1947 में थोड़ा बहुत तो अविश्वास था, जातिवाद का हो या क्षेत्रवाद का हो, लेकिन इस बार जो अविश्वास था वो दिल दहलाने वाला था कि मज़दूर नंगे पांव निकल रहे हैं। मज़दूरों को एक जो जैसा कि हमने देखा एक छोटी बच्ची है अपने पिता को साइकिल पर बिठा कर ले जा रही है, मज़दूर मुंह अंधेरे निकल रहे हैं। तो ऐसे में अवेयरनेस जो कार्यक्रम जो होने चाहिए थे कि सरकार द्वारा ये व्यवस्था है, इसके द्वारा ये व्यवस्था की जानी चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक पढ़े लिखे लोगों का वर्ग वो शायद नदारद रहा या शायद वो लॉकडाउन हो गया कि वो व्यवस्था कर सकता था कि अगर आपके आसपास अगर कोई मज़दूर है तो हम उसे सही जगह पहुंचा सकते हैं। इसमें हालांकि कुछ अच्छे लोग भी सामने आए। मैं उदाहरण देना चाहूँगी, जयपुर से राजेश हिरेन है और उसने बहुत कोशिश की कि उसके मतलब रैनवाल वहाँ जगह में उन मज़दूरों को वो सकुशल पहुँचा सके। तो इसके लिए वो कलेक्टर कार्यालय या कहीं भी जाना हो, कहीं भी रुकना हो, कहीं भी कैसे व्यवस्था करनी है, वो सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की। तो एक ऐसा वर्ग जो एक मजबूत कड़ी हो सकता था, क्योंकि सरकार पैसे खर्च कर रही है उसमें कोई दो राय नहीं है। भामाशाह ने भी अपने खजाने खोले, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बीच में एक कड़ी होनी चाहिए थी वो कड़ी नदारद रही कि मज़दूरों को तो ये पता नहीं कि हमें जाना कैसे है या क्या व्यवस्था हो सकती थी। तो जो एक मानसिक अलगाव का सिद्धांत आया, ये मानसिक अलगाव का सिद्धांत मज़दूरों के लिए मजबूरी बनकर आ गया। हालांकि ये मैं फिर से कहूँगी कि सरकार को व्यवस्था बहुत पहले करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार बहुत लेट चेती है। लेकिन लेट चेतने के बाद भी अगर कोई थोड़ा बुद्धिजीवी वर्ग इस मामले में थोड़ा आगे आता और ये बताता कि भाई आपकी व्यवस्था ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है। दूसरी बात यह भी थी कि जहाँ जिस क्षेत्र में मज़दूर ठहरे हुए हैं उन मज़दूरों के लिए एक जो लॉकडाउन में जो व्यवस्था की गई है उन व्यवस्थाओं में हम थोड़ी बहुत व्यवस्था ये कर सकते थे कि हम नुक्कड़ नाटक के द्वारा या हम एक कहानी कविताओं के माध्यम से, कहानी कविताएं खूब लिखी गई है, नुक्कड़ नाटक खूब लिखे गए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो जहाँ तक जाना चाहिए था, जहाँ तक ये बात जानी चाहिए थी वहाँ तक बात पहुँची नहीं कि उन्हें किसी भी माध्यम से उस क्षेत्र विशेष में जोड़े रखना चाहिए था और हम उस क्षेत्र में जोड़े रखने में नाकामयाब हुए हैं। क्यों? क्योंकि मज़दूरों के दिमाग में तो ये आ गया कि बस मैं मरूं तो अपनी सरजमी पे मरूं, या मैं यहाँ से निकलूं, या अपने माता पिता से कैसे भी मिलूं। कई जगह तो ऐसी परिस्थितियां भी आई है कि मज़दूर पहुंच गए हैं अपने घर, लेकिन घर वालों ने दरवाजे बंद कर दिए। ये देखा जाए तो संवादहीनता की चरम पराकाष्ठा थी। लेकिन जो भी है कि हम उस व्यवस्थाओं में एक दूसरे के प्रति हम सोशल डिस्टेंसिंग को अगर फिजिकल बना देते और अगर हम उन्हें ये समझाते कि आपको दिल के जो तार हैं वो दिल से जोड़े रखने हैं, ये मज़दूर हमारी कड़ी है। और मज़दूर जो कड़ी आज देखा जाए हम पहाड़ से टकराकर कभी नहीं मरते हैं, लेकिन हमारे जूते के अंदर अगर एक छोटा सा कंकर भी आ जाता है तो हम कहीं भी लड़खड़ा सकते हैं। आज ये जूते के कंकर ही सही
देखा जाए तो ये भारत भाग्य विधाता की नींव है और इस नींव को हमने हिला दिया, उसकी चूल हमने हिला दी है। और हम आगे अर्थव्यवस्था का विकास करने की बात हम कर रहे हैं, हमने इतना मनोबल गिरा दिया है कि ये जो श्रमिक है, ये मजदूर है, अगर वापस भी आना चाहे तो इन्हें 1000 बार सोचना पड़ेगा। अब मैं कुछ बात करना चाहूँगी गर्भवती मजदूर और महिला मजदूरों की। गर्भवती जो मजदूर हैं उनके लिए हम कहाँ टीकाकरण की इनकी व्यवस्था करते हैं, बात करते हैं। कुछ प्रसूति, कुछ जो मतलब बच्चे भी जो पैदा हुए रास्ते में पैदा हो गए, कहाँ मतलब वो सारी व्यवस्था नहीं है। वो मतलब कितने मतलब रोगों को लेकर अपने घर तक गई होंगी। फिर दूसरी बात करते हैं वो महिला मजदूर जो मासिक धर्म के दौर से गुजर रही थी, और वो मजदूर जो मासिक धर्म के दौर से गुजर रही है उसके पास कहाँ सारी सुविधा थी। जो ये महिलाएं वर्ग कई एनजीओ वगैरह हैं, और ख़ास तौर से जो महिला अधिकारिता विभाग है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी पैदा करने वाली माएँ जो मजदूर हैं वो बाहर जा रही है, और बाहर जाने के बाद उनकी स्थिति ये हो रही है। तो हमने क्या व्यवस्था की? हमारी व्यवस्थाएं तो विफल हो गई। आज हम स्वास्थ्य वर्धक की बात कर रहे हैं, उनको कहाँ क्या सुविधा मिली होगी? कोई सुविधा नहीं। आज क्या वो रोगों से नहीं घिरी होंगी? क्या वो अपने घर तक रोग नहीं ले गई होंगी? इसके अलावा मज़दूरों की अगर हम बात करें, चलो ये महिला मज़दूर हो गई और इसमें हो गई, चूँकि मैं महिला हूँ हो सकता है संवेदनशीलता ज़्यादा हो। हम इसके आगे भी बात करते हैं कि ये मज़दूर जो प्रवासी हुए, कुछ मज़दूर ऐसे हैं जो बीए पास है, बड़े टाई वाई लगाकर सूट वूट पहनकर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर अपना काम करते हैं और मुश्किल से 8-10 हज़ार रुपये घर ले जाते हैं। वे मज़दूर शायद किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला पाएंगे। कुछ मज़दूर वैसे भी हैं जिन्होंने लोन लेके बहुत बड़ा आलीशान बंगला बना लिया, बहुत अच्छी अच्छी टाइल्स हैं, लेकिन उनके आटे के कनस्तर खाली होंगे, वो भी हाथ नहीं फैला पाए होंगे। हम मज़दूरों की बात कर रहे हैं, सभी मज़दूर। कुछ ऐसे मज़दूर जो एक छोटा सा डेकोरम रखते हैं मिडिल क्लास वाले कि भाई उनको नहीं पता चल जाए या उनको नहीं पता चल जाए, वे मज़दूर भी एक अपनी व्यवस्था नहीं कर पाए होंगे। उनके लिए हम कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। यह भी हमारे लिए एक मानवीय त्रासदी का विषय रहा। मैं किसी सफलता या विफलता पर मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि मज़दूरों की वास्तविक स्थिति ये है। जब हम हज़ारों में थे हमने लॉकडाउन लगा दिया, जब हम लाखों में आ गए हमने लॉकडाउन में शिथिलता दे दी। जब हम शिथिलता दे सकते हैं तो उसी समय अगर हम कठोर पैरे में, अब क्योंकि हमने फ्री का खाना देने की भी कोशिश की है, उनको रखने की भी कोशिश की है, लेकिन हम अगर उन्हें उसी गंतव्य स्थल तक पहुंचा देते या हम उसी जगह उन्हें सुरक्षित रख लेते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। फिर दूसरी, हमने ये तो कह दिया कि हमारे को किराएदार को किराया नहीं लेना है, लेकिन किसी के मकान पर कोई किराएदार है और वो उसी से भोजन खाता हो तो, या ऐसी कोई स्थिति रही हो कि कोई व्यक्ति जैसे नाई की दुकान बंद कर दी, आपने पार्लर की दुकान बंद कर दी, आपने पान की दुकान बंद कर दी, आपने चाय की दुकान बंद कर दी, अब वो खाना ही उसी से खाता हो, उसका क्या? लेकिन वो मांग भी नहीं सकता। वो छोटा सा सही बिजनेसमैन है, उसका एक अपना स्वाभिमान है और एक उसकी एक इज्जत है, उसकी एक मार्केट में स्टेटस है, चाहे खाली पेट ही क्यों ना हो। तो ऐसी स्थिति में जो हमें जो एक माकूल व्यवस्था करनी चाहिए थी मज़दूरों की, हम नहीं कर पाए। और बहुत ही बड़ी त्रासदीपूर्ण स्थिति है कि हमारे जो मज़दूर, हमारे जो भाग्य विधाता, हमारे जो श्री गणेश आज भूखों मर रहे हैं, तिल कर मर रहे हैं, और हम बहुत सारी कॉन्फ्रेंस उसमें उलझ कर रह गए हैं। लेकिन आज की स्थिति ये है कि भामाशाह खजाने बांट रहा है, लेकिन स्थिति ये है कि पड़ोस में भूखा है या नहीं भूखा है हमें देखने को टाइम नहीं है। आज कोई व्यक्ति पीड़ित है, बुखार से पीड़ित है, वो हमें देखने को टाइम नहीं है। उसका रीज़न क्या है? हमारी जो समाज नीति का सिद्धांत था वो फेल हो गया, क्योंकि जनरली जो लोग होते हैं वो आपस में जो रिलेशन रखते हैं उनका तो फिर भी उन्होंने आपसी रिश्ते के आधार पर उस समस्याओं का निराकरण कर लिया होगा। लेकिन जिनके रिश्ते ही सतही रहे कि उसने बड़े व्यक्तियों के साथ ही आना जाना रहा, ये रहा, उसकी स्थिति बड़ी हास्यप्रद हो गई। वह न नीचे वाले से मांग सकता है न ऊपर वाले से मांग सकता है।
तो ऐसी स्थिति में जो एक मजदूरों की एक विकट जो एक दृष्टिकोण सामने आया है, तो इसमें जो मझोला वर्ग है वो तो एक देखा जाए बड़ा बेबस मजदूर है, लेकिन जो मजदूर वास्तव में मजदूर है, जो भूखा नंगा मजदूर है, जो तथाकथित मजदूर है, हालांकि मनरेगा जैसी हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं जो काम आ रही है, लेकिन उन योजनाओं का भी एक फलीभूत हमारे को जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए था वो हमारे को नहीं मिल पाया। कहने का आशय ये है कि हमारे को एक पूरी व्यू रचना बनानी चाहिए थी, हमारे को एक योजना बनानी चाहिए थी, और हम उस योजनाओं पर कारगर नहीं हो पाए हैं, और हमें ये स्वीकार करना होगा। आज हमें स्वीकार करना होगा। क्योंकि निकला हुआ समय बड़ा कातिल होता है और ये अनुभव बहुत मुश्किल होता है। आज अगर हम इस अनुभव से नहीं सीख पाते हैं तो कोरोना जो एक दंश देके जा रहा है, उस दंश को हम कभी नहीं मिटा पाएंगे। ये सभ्यता, इसमें एक काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा, मजदूरों की एक व्यथा के रूप में, कि मजदूर जो कि एक भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में एक साकार रूप दे रहा था, उस मजदूरों की हम सुरक्षा नहीं कर पाए। आज हम उसकी व्यवस्था नहीं कर पाए। हमारे जो सरकारी प्रयास हुए हैं, मैं ये नहीं कहती प्रयास नहीं हुए, प्रयास हुए हैं। एनजीओ ने अपने प्रयास किए हैं, भामाशाहों ने अपने प्रयास किए हैं, लेकिन उन प्रयासों की एक संयोजकता जो तत्व है वो उस अभाव रहा। एक रीढ़ जो एक नहीं रही उन लोगों के बीच में, जो संवादहीनता बोल सकते हैं या एक अवेयरनेस बोल सकते हैं, उसकी कमी आज हमें महसूस होती है। इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कम से कम अगर आपके पास, आपके सामने अगर कोई व्यक्ति बैठा है, तो कम से कम एक बार हम उसके लिए कारण तो पूछें। भाई एक रीज़न है कि इसमें अगर ये चीज़ नहीं है तो हम कर क्या सकते हैं। तो एक बार तो हमें पूछे कि भाई आप यहाँ कैसे बैठे हो, ऐसा क्या कारण हुआ। और अगर आप जानते हो उस व्यक्ति को पहुँचाने का माध्यम, वो मजदूर है, वो शायद हो सकता है पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है वो नहीं जानता, और हो सकता है वो कैसे जैसे निकलने के लिए तड़प रहा हो, तो हम उसे रोक कर उसे एक अपनेपन का भाव देकर उससे हम समझा सकते हैं कि देखो आपकी पहुँचने की व्यवस्था ऐसे तो नहीं, ऐसे हो सकती है, या इस तरह तो नहीं हो सकती, या अगर आप इस तरह जाओगे तो वहाँ मुश्किल में फंस जाओगे। तो कुछ एक ऐसी संस्थाएं सामने आनी चाहिए थी कि जो उनको एक सही रास्ता बताती, या एक जो स्वयंसेवी संस्थाएं वो इस समय आगे आकर बहुत बड़ी मानवता की मिसाल कायम कर सकते थे कि मतलब जिन लोगों को नहीं पता, एक सपोज करो कि छत्तीसगढ़ ही कोई किसी व्यक्ति को जाना, लेकिन उसे नहीं पता छत्तीसगढ़ कैसे जाया जाए, क्योंकि ट्रेन भी नहीं चल रही है। तो हम इतनी कोशिश कर सकते थे कि भाई ये माध्यम है, ये रास्ता है, तो कहीं ना कहीं उन मजदूरों का, उस क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके मन में एक विश्वास पैदा होता, और अगर ये विश्वास पैदा होता तो शायद वो कहीं जाते भी नहीं। हमने खोया है विश्वास, हमने खोया है प्रेम, हमने खोई है संयोजकता, हमने खोई है संवाद, और ये जो चीज़ें हमारे को एक योजक के रूप में, मानव समाज के रूप में एक समृद्ध करती है, उससे खोकर हमने एक मानवीय जो क्षति है, बहुत बड़ी क्षति हमने प्राप्त कर ली है। और भविष्य में मैं अगर ये कहना चाहूँगी कि मज़दूरों के प्रति अगर जरा सी भी संवेदनशीलता रखते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि ये वास्तव में हमारे भाग्य विधाता हैं, तो आज भी अगर हम कोशिश करें कि अगर कोई मजदूर फंसा हुआ है तो उसे आप अपने क्षेत्र में कहीं जहाँ ठहरने की व्यवस्था है आप उसकी सूचना दीजिए, लेकिन उससे पहले उस मजदूर को ये विश्वास दिलाइए कि हम जो कर रहे हैं वो आपके हित के लिए कर रहे हैं। उसे एक प्रेम, एक विश्वास दीजिए, और अगर विश्वास हम पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं, अगर उसे हम ये बताने में सफल हो जाते हैं कि जो भी व्यवस्था हो रही है वो आपके लिए ही हो रही है, तो शायद हम बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं हो, आप भामाशाह नहीं बन सकते, हो सकता है आप प्रशासन पर अच्छी पोस्ट पे नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे इंसान हो और अगर आप में थोड़ी भी मानवीयता है, तो अगर कोई व्यक्ति आपके क्षेत्र में फंसा हुआ है तो आप उसे सही रास्ता दिखाकर भी आप उसकी सहायता कर सकते हो। हमारे मज़दूरों ने जो खोया है वो विश्वास खोया है, और विश्वास खोने की वजह से आज मज़दूर पलायन की स्थिति में आ गई है। और बड़ी हास्यप्रद स्थिति है कि भारत का मज़दूर भारत में प्रवासी हो गया है। मतलब वो भारत का मज़दूर नहीं है, वो इधर उड़ीसा का मज़दूर हो गया, वो बिहार का मज़दूर हो गया, वो भारत का मज़दूर ही नहीं रहा। उसकी स्थानीय पहचान को हमने इतना ज़्यादा मतलब चर्चा में ला दिया है कि वो व्यक्ति अपने आप को जोड़ ही नहीं पा रहा है किसी क्षेत्र विशेष से।
वो कमाने आया था, लेकिन आज वो शहर उसे बेईमानी लगने लगा है। वो कमाने आया था, लेकिन आज वह शहर उसे खाने लगा है। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हम इतनी सारी व्यवस्था करके अगर हम मज़दूरों को सही गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं या हम सही रास्ते पर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो देखा जाए इतना जो आज हमने विकास किया है उस विकास का कोई मतलब नहीं रहा है। वो विकास बेईमानी हो गया है। बहुत सारी स्थिति हमारी बड़ी कटु रही कि हम ये सोच रहे हैं कि ये मज़दूर है, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये अनपढ़ है, ये जाना चाहते हैं। आज आपको एक बात बताऊं कि अगर हम एक कुत्ते को भी पालते हैं तो उसे भी उस जगह से प्यार हो जाता है। वो तो मज़दूर थे, वो तो इंसान थे। आज राजस्थान का मज़दूर जो अपनी सारी ज़िंदगी बाहर कलकत्ता में रह के आ जाता है, बिहार में रह के आ जाता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भागकर राजस्थान आना चाहता है। आज वो मज़दूर जो बिहार का है, लेकिन वो राजस्थान में उसकी पीढ़ियाँ पैदा हुई, लेकिन आज वो बिहार भागना चाहता है। क्यों? बिहार में ऐसा क्या है, क्यों भागना चाह रहा है? गांव तो वही है भाई। अगर हमने उस क्षेत्र विशेष को छोड़कर अगर हम नौकरी के लिए बाहर आए हैं, वहाँ रोटी थी रोजी थी, हम वहाँ आए हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे को फिर, क्योंकि जो लॉकडाउन यहाँ पर है लॉकडाउन वहाँ भी है, जो कोरोना यहाँ पर है कोरोना वहाँ पर भी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हमने इसके लिए कोई रणनीति न तो किसी स्वयंसेवी संस्थाओं ने बनाई। हम केवल सरकार प्रशासन को दोष देकर इतिश्री नहीं कर सकते। हम लोगों ने भी कोई योजना नहीं बनाई, न बौद्धिक वर्ग ने योजना बनाई, न किसी स्वयंसेवी संस्था ने योजना बनाई कि ऐसा वर्ग और अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या कर पाएंगे। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगी कि आज भी, हालांकि भारत सरकार पूरी व्यवस्था करने को लगी है, राजस्थान सरकार पूरी व्यवस्था करने को लगी है, और भी जो राज्य हैं वहाँ की जो सरकार है वो पूरी व्यवस्था करने लगी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो एक युवा वर्ग है, एक बौद्धिक वर्ग है, जो ये बता सकता है कि इन दोनों के बीच में जो खाइयाँ हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगी कि हमारे झुंझुनू से ही कोई व्यक्ति जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता। कलेक्टर साहब ने सारी व्यवस्था कर रखी है, एसपी साहब ने सारी व्यवस्था कर रखी है, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग ने सारी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन उस व्यक्ति को सही प्रोसेस का नहीं पता। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि उससे सही रास्ता दिखाएं, उसे हम बताएं कि आपके जाने का ये माध्यम हो सकता है। भला करने के लिए बहुत बड़े पैसे या बहुत बड़े पद की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे को एक छोटी सी भी जानकारी है, उस जानकारी के माध्यम से हम उसे सही गंतव्य स्थल दे देते हैं, तो शायद ये आज मज़दूरों के पांव छलने हुए हैं नहीं होते। शायद आपने ये समझा नहीं होगा कि कई बार डूबती नाव को तिनके का सहारा होता है, लेकिन तिनके बनने का अवसर है हमारे पास, और अगर हम आज नहीं बन पाए वो तिनका, तो शायद आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेगी। मैं आप सभी से अंत में यही गुजारिश करूंगी कि आपके पास जो भी ज्ञान है आप एक दूसरे के साथ प्रसारित करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे को बताएं। ये 2 गज की दूरी है, 2 दिलों की दूरी नहीं है। हमें दूरी रखनी है, लेकिन 2 दिलों की दूरी नहीं रखनी है। अगर आपके पास कोई याचक के रूप में आ जाता है तो कोशिश कीजिए उसे सही रास्ता बताएं। उसकी अगर आप थोड़ी हेल्प कर सकते हैं तो आप उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। और अगर आप अपने मज़दूरों को बचा लेते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि आप मज़दूरों को नहीं, आप अपने भविष्य की अर्थव्यवस्था को बचा लेते हैं। और अगर वास्तव में आपको भविष्य की मजबूत अर्थव्यवस्था है बनाना है, तो बस इतना कीजिए, अपने देश के मज़दूरों को बचाएं, अपने देश के मज़दूरों को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।